जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपको पुनः स्वागत है। आइए हम लोग अभी निष्ठा ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें देखिए दीक्षा ऐप में आप जब जाएंगे तो बिहार पाठ्यचर्या समावेशी कक्षा मॉड्यूल फर्स्ट है, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी, द्वारा बिहार। इसमें आप आएंगे तो आप देखिए मैं 37% पे हूँ, आप भले कितना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीखना जारी रखें, इस पर क्लिक करेंगे तो आप साइट पर चले जाएंगे और वहाँ पे आपको नई जो टॉपिक है उसकी चर्चा की जाएगी और आप सीखेंगे। इसे कब तक पूरा करना है, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं 30/10/2020 तक। तो चलिए इसकी कुछ टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जैसे पाठ्यचर्या के सिस्टम क्या है, उसके क्या सिद्धांत हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सिलेबस संबंध जब चाहेंगे, आप जब इस सिलेबस को कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक जगह आपको प्रश्न भी मिलेगा जहाँ पे सजाने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप सजाइए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? जो देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक स्कूल के लिए लागू की जाती है, वो नीति जो भारत सरकार लागू करती है उसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। आप जान रहे हैं कि ये तीसरा नीति है जो हम लोग 2020 में लागू अभी सरकार की है। सबसे पहले 1968 में, उसके बाद 1986 में, फिर 1986 में और उसके बाद अभी 2020 में लागू हुआ है। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो तैयार होती है उसके अंतर्गत हमारे पास होते हैं क्या, ये देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब पाठ्यचर्या में सारा इंक्लूड होता है। पाठ्यचर्या में स्कूल की एक्टिविटी से लेकर के किताब की एक्टिविटी, जो हम लोग बुक्स की सिलेबस पढ़ाते हैं, वो सब कुछ पाठ्यचर्या के अंतर्गत है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में जो संकलन किया गया है सरकार की तरफ से वो सिस्टमेटिक होती है। सरकार जानती है कि किस राज्य में कैसा पाठ्यचर्या हो। केंद्र सरकार की पाठ्यचर्या के अनुरूप ही राज्य सरकार भी पाठ्यचर्या लागू करती है। क्योंकि मान लीजिए कि चावल और मछली ज़्यादा अगर यदि पश्चिम बंगाल में खाया जा रहा है तो वहाँ की पाठ्यचर्या उससे संदर्भित होगी, ताकि लोकल सभी बच्चे जान सके कि वहाँ की मुख्य भोजन क्या है। जैसे पंजाब में ज़्यादा रोटी यथार्थ गेहूं की वहाँ पे ज़्यादा खपत है, तो पंजाब के बच्चों के लिए वैसी पाठ्यचर्या तैयार की जाती है जहाँ पे वो गेहूं और जहाँ पे गेहूं बेस्ट भोजन की ज़्यादा चर्चा की गई हो। उसी तरह आइए पाठ्यचर्या के बाद है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम तो आप जान ही रहे हैं कि ये पुस्तक के आधार पर है, जो हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं उसके आधार पर है। अब आप जानते ही हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पुस्तक में जो टोटल जो हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट होती है, जैसे मान लीजिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, जिसे सोशल स्टडीज भी कहते हैं, साइंस, जो भी पेपर हैं उसमें जो टॉपिक्स दी गई है, चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स में कुछ स्कॉलरशिप पर्सन के द्वारा कुछ चैप्टर्स को सिलेक्ट करके हमारे बच्चों को दिया जाता है। मान लीजिए एक ही पुस्तक है जिसमें बिहार के जो बच्चे हैं उसमें से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हो सकता है कि झारखंड के बच्चे नहीं पढ़ रहे हों। तो ये राज्य के आधार पर होता है कि राज्य सरकार भी कुछ उसमें इन्वॉल्व होती है और उसके आधार पर पाठ्यक्रम तैयार की जाती है। आइए उसके बाद पाठ्य पुस्तक, क्योंकि पाठ्यक्रम होगा तो किसके आधार पर होगा, तो पुस्तकों के बेस्ड पर होगा। पुस्तक में सारी टॉपिक होगी, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक को बच्चों को पढ़ाने के लिए पीरियड, टाइम, सब कुछ लिमिटेशन दी गई होती है कि कितने पीरियड में कितने टॉपिक को समाप्त करना है, वही पाठ्यक्रम है। आइए उसके बाद क्या है कि आप पाठ्यक्रम को लेकर के, चूँकि धरातल पे उतारना है तो हमें शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी और उसे सरकार जानती है कि हमें शिक्षक 40/1 जो अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय लेवल की जो रेशियो है वो 40/1 शिक्षकों की होनी चाहिए। 30/1 भी हो सकती है, लेकिन अभी भी शिक्षकों की कमी हमारे विद्यालय में है। तो शिक्षक सहायक सामग्री लेकर के ही शिक्षक पहुंचेंगे विद्यालय में अपने क्लास में। और चूंकि वहाँ क्या शिक्षक सहायक सामग्री क्या होनी चाहिए, व्हाइट बोर्ड होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होनी चाहिए, डस्टर होनी चाहिए, चौक होनी चाहिए या स्केच पेन होनी चाहिए। उसके बाद चार्ट पेपर होनी चाहिए और फ्लैश कार्ड होनी चाहिए। ये सब व्यवस्था जो है सो सरकार TLM के माध्यम से शिक्षक सहायक सामग्री करवाती है और प्रत्येक शिक्षकों को अभी हम लोग जैसे 500 रुपये प्रति शिक्षक प्रत्येक वर्ष हमें मिलती है, ये हम लोग जान ही रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बच्चों को शिक्षक सहायक सामग्री नहीं होगी तो प्रभावी ढंग से बच्चों को इम्प्रेस्ड या संप्रेषण हम लोग नहीं कर पाएंगे और ये गतिविधि सही रूप से नहीं होगी। पुस्तक के साथ साथ शिक्षक सहायक सामग्री भी होना बहुत ज़रूरी है। सीखने की ये प्रतिफल, चूँकि आप जानते हैं कि आउटकम कैसा होना चाहिए, बच्चे जब सीख रहे हैं तो उसका आउटकम कैसा हो ये भी हम जानकारी रखते हैं। हम शिक्षकों की यह सहभागिता होती है और ये जानना भी चाहिए कि आखिर जो बच्चे सीख रहे हैं तो किस प्रकार से वो
तो आप देख ही लिए कि इसका सिस्टम क्या है। सबसे ऊंचे स्तर पर कौन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरे स्थान पर कौन है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सरकार लागू की है, उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान और स्कॉलरशिप पर्सन रहते हैं, आईएएस पदाधिकारी होते हैं, जो कि ये सिस्टम को लागू करते हैं कि कैसी पाठ्यचर्या राष्ट्रीय लेवल पर होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय लेवल से फिर पाठ्यचर्या आती है कि बिहार राज्य में पाठ्यचर्या किस प्रकार से लागू हो, और वो अमुक जिला में कैसा पाठ्यचर्या हो, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की वातावरण, वहाँ की ठंडी प्रदेश या गर्म प्रदेश किस प्रकार से है, या गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एरिया है, ये सब देखते हुए पाठ्यचर्या को लागू किया जाता है, ताकि बच्चों में किसी प्रकार से कोई विविधता उत्पन्न ना हो, बच्चे सभी सुकून से उस पाठ्यचर्या को कर सकें। पाठ्यक्रम जो सिलेबस लागू होती है, वहाँ के भी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति, दयनीय स्थिति, मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों की यही बात होती है, पाठ्य पुस्तक से ही सेलेक्ट करके पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, और शिक्षक सहायक सामग्री भी लेकर के अंत में शिक्षकों को 100% इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बच्चों के बीच भेजते हैं, और बच्चों के बीच जाकर के सीखने के प्रतिफल के प्रति शिक्षक सभी उदार होते हैं और प्रतिबद्ध होते हैं कि बच्चे के आउटकम बहुत ही अच्छे हों। चलिए विस्तार से थोड़ा इसकी चर्चा कर लें। आप जानते हैं सबसे ऊपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पुस्तकें, शिक्षक सहायक सामग्री, सीखने के प्रतिफल। साथियों, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो प्रेप से लेकर के, अर्थात प्राइमरी से लेकर के, प्राइमरी से भी नीचे, आप प्रेप का ये एलकेजी यूकेजी से लेकर के प्रौढ़ शिक्षा तक व्यवस्था करती है, उसके लिए मार्गदर्शन करती है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं। आप जानते हैं कि ये वातावरण, संवेदनशीलता और आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, मानव जाति के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए ये पाठ्यचर्या जो तैयार करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो सब चीज़ों, सब मूल्यों को ध्यान में रख के करती है। और आप जानते हैं, चलिए नीचे लाइन में देख लीजिए आप, अब तक दो बहुत महत्वपूर्ण एनपीई लागू की गई है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1968 और 1986, जिसके बारे में हम चर्चा पहले भी किए थे। लेकिन आप जानते हैं कि इस बार 2020 में भी नई राष्ट्रीय नीति लागू हो चुकी है, जो हमें एक नौनिहाल बच्चों से लेकर के प्रौढ़ शिक्षा तक जो है मार्गदर्शन तय करेगी। यही हमारी राष्ट्रीय नीति की पहचान है, जो नीचे जितने भी हो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हो, पाठ्य पुस्तकें हो, पाठ्यक्रम हो, सिलेबस जिसको कहते हैं, वो टोटल जो है, या शिक्षक सहायक सामग्री हो, या तो आउटकम की बात हो, शिक्षकों की जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग की बात हो, सब कुछ इन्हीं की देखरेख में होती है। इसीलिए सबसे ऊपर एनपीई है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है। साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे आप क्या कहते हैं, एनसीएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीएफ का देखिए ऊपर में लिखा हुआ एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एन से नेशनल, सी से करिकुलम, एफ से फ्रेमवर्क, एक पाठ्यचर्या नीति दस्तावेज है। यह देश की संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करने के लिए एनपीई से अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता प्राप्त करता है। आप जानते हैं कि एनपीई का जो गठन होता है, एनपीई जो लागू होती है, वहीं से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की शुरुआत होती है। पूरे देश पर लागू करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो रूपरेखा उसकी है, वहीं से चलती है। और आप इतना जान लीजिए कि इसके अंतर्गत ही पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक शामिल, सामग्री, मूल्यांकन प्रक्रियाएं, शिक्षक का जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है, सब कुछ इसी के अंतर्गत शामिल है। अब जरा सा यहाँ देखिए, करिकुलम फ्रेमवर्क का मुख्य ध्यान पूरे देश में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में संवैधानिक मूल्यों, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, सांस्कृतिक विरासत आदि को एकीकृत करने के लिए किया जाता है। आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है और बच्चों की मानसिक स्थिति है, सबको ध्यान में रख करके ये करिकुलम तैयार की जाती है। जरा सा आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ आप देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारी एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो लागू हुआ, सबसे पहले जो एनपीई बना वो 1968 में बना। उसके तुरंत बाद 1975 में सबसे पहले एनसीएफ तैयार हुआ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 में तैयार हुआ। उसके बाद 1986 में हमारी एनपीई आई,
दूसरी एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो उसमें फिर 1988 में 2 साल बाद 86 में एनपीई आई, दूसरा एनपीई, और यहाँ पे 1988 में फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हुआ। और आप जानते हैं कि 2000 में भी वही 1986 के आधार पर 2000 में भी हमारी सरकार ने एनसीएफ तैयार किया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और 2005 में भी तैयार किया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। लेकिन आज हमारी जो शिक्षा नीति है एनपीई है वो है एकदम लेटेस्ट 2020 का है, और इसका मतलब है कि 2020 में ही कोई न कोई एनसीएफ जरूर आएगा, अर्थात एनसीएफ। तो चलिए साथियों, इसे आप पढ़ भी सकते हैं, जो टॉपिक वहाँ डाली गई है, चूँकि आप जानते हैं कि पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण शास्त्र, आकलन, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, शिक्षकों की स्थिति, बच्चों की स्थिति, सारा कुछ शामिल है। और आउटडोर और इनडोर जितने भी गेम्स है, जितने भी एक्टिविटीज़ है, सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत सरकार तय करती है, और उसके आधार पर हम अपने बच्चों को इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने विद्यालय में सारी एक्टिविटी को, और सभी बच्चे एक्टिव होकर के शामिल होते हैं, और तब उसका सर्वांगीण विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, क्रियानात्मक विकास, सारे विकास वहाँ शामिल है, जो बच्चे आगे चल करके देश का भविष्य और देश के लिए कहते हैं ना, आज का बच्चा भले है लेकिन देश का भविष्य है, और तब आगे चल करके हमारे देश के लिए वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यही कारण है कि अपने बच्चों के प्रति हम सजग हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है, आप मानना पड़ेगा कि हम शिक्षक ही सब कुछ धरातल पर ला करके और एक वेल एडुकेटेड चाइल्ड अर्थात वेल एडुकेटेड प्रोडक्ट बना करके अपने देश को देते हैं, पूरी दुनिया को देते हैं। चलिए, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह का वीडियो हम इसका देते रहेंगे, क्योंकि 15 जनवरी तक ये चलेगा, और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह सतत पढ़ते हुए, देखिए बहुत शिक्षक ऐसे हैं जो बिना पढ़े ही आगे सिर्फ क्वेश्चनर बन करके और उसका क्वेश्चन जवाब दे करके और सिर्फ वो मॉड्यूल फर्स्ट क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप जानना होगा कि एनपीई क्या है, एनसीएफ क्या है, कब लागू हुआ, क्या एनपीई अभी चल रहा है, एनसीएफ कितने बार लागू हो चुका है, हम किस एनसीएफ के आधार पर काम करेंगे। चूंकि हम शिक्षक हैं ना, हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और एक होनहार, एक जुझारू और एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक बनिए, यही हमारी कामना है। चलिए, और पिछला मेरा वीडियो जो भी होगा उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, बहनों भाइयों, जय हिंद भाइयों, जय भारत।